तो चलो बच्चों, आज हम लोग सेल का पार्ट 4 और ये 4 या 5 है। सेल का पार्ट 5 है शायद ये। और ये सेल का आखिरी वीडियो है और इसमें सारे जितने भी पढ़ाए हैं उसको भी लास्ट में रिवीजन करा दूंगा और ये बहुत ही प्रमुख है, इसको ध्यान से रखें। इस पार्ट 5 वीडियो में सबसे पहले हम लोग ये पढ़ेंगे कि ये जो सेल एक टॉपिक बाकी रह गया था सेल डिवीज़न, उसको पढ़ाई करेंगे और उसके बाद कुछ अलग अलग क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराएंगे जो सीडीएस में पूछा हुआ है और उसके बाद फिर हम कुछ रिवीजन कराएंगे। ठीक है, तो चलिए यही हमको अभी सेल में ये जो पढ़ने जा रहे हैं इसका नाम है सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न का मतलब होता है कोशिका विभाजन, मतलब एक कोशिका से टूटकर दो कोशिका बनना, एक से तीन, ऐसा डिवीज़न होना। ठीक है, तो सेल डिवीज़न जिसको क्या बोलते हैं, कोशिका विभाजन भी। ये कोशिका विभाजन तीन तरीके से होता है। एक होता है एमाइटोसिस, फिर एक होता है माइटोसिस, फिर एक होता है मियोसिस। माइटोसिस मियोसिस नाम सुनने में एक ही जैसा लगता है, लेकिन है दोनों का शब्द भी अलग अलग और काम भी अलग अलग। माइटोसिस का स्पेलिंग हुआ MITOSIS, मियोसिस का हुआ MEOSIS। ठीक है, तो एक होता है माइटोसिस, एक होता है एक होता है एमाइटोसिस, एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस। आपको इन दोनों तीनों में से मेनली सिर्फ यही दोनों को डिटेल में पढ़ना है। एमाइटोसिस के बारे में सिर्फ एक ही लाइन याद रखना है कि आपसे पूछिए कि जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, एक कोशिकीय जीव का मतलब क्या है, सॉरी ये कोशिकीय जीव करे, हाँ, जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं या फिर एक कोशिकीय जीव होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल मतलब जैसे कि बैक्टीरिया, जो कम विकसित सेल है, उसके अंदर कौन सा विभाजन होगा, तो बोलेंगे एमाइटोसिस। बस इसके से एक ही सवाल पूछेगा कि एमाइटोसिस किस में होगा, तो प्रोकैरियोटिक सेल जैसे कि बैक्टीरिया में जो कम विकसित सेल है जिसको प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं, उसी में होती है एमाइटोसिस। अब हम लोग आते हैं माइटोसिस और मियोसिस के बीच में अंतर समझने का। माइटोसिस को हम लोग बोलते हैं हिंदी में समसूत्री विभाजन और मियोसिस को बोलते हैं हम लोग अर्धसूत्री विभाजन। सबसे पहली बात आपको ध्यान में रखना है कि माइटोसिस पूछेगा किस सेल में होगा, शरीर के किस सेल में होगा, तो बोलेंगे सोमैटिक सेल। सोमैटिक सेल कहाँ मौजूद होगा, तो हमारे शरीर में सोमैटिक सेल लगभग हर एक जगह मौजूद है। लेकिन मियोसिस विभाजन यानी कि अर्धसूत्री विभाजन कहाँ पर होता है, किस सेल में, तो बोलेंगे रिप्रोडक्टिव सेल में, यानी कि जनन कोशिका में, जैसे कि स्पर्म हो गया, ओवा हो गया, ओवम हो गया, ये सब रिप्रोडक्टिव सेल है। इसी के अंदर आपको होगा मियोसिस, इसी के अंदर आपको होगा मियोसिस। फिर दूसरा पॉइंट में याद रखना है कि आपसे कभी पूछे कि जो माइटोसिस होता है इसका काम क्या है, तो माइटोसिस का काम होता है कटे फटे घाव को भरना और घाव भरने में मदद करना। मान लीजिए कि ये आदमी का हाथ है, ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ पे कुछ थोड़ा आदमी के हाथ पे यहाँ पे हल्का सा चोट लग गया, लेकिन कुछ दिन बाद आप देखते हैं कि ये चोट फिर से ठीक हो जाता है, वापस पहले जैसा बन जाता है। तो ऐसा किस लिए होता है, यहाँ पे एक नया सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा, नया सेल का निर्माण हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे एक पुराना सेल से नया बहुत सारा सेल बन जाएगा, इसमें कोशिका विभाजन हो जाएगा। यही यही काम किसका है, माइटोसिस का करना, कि जहाँ पर भी कटेगा फटेगा ना उसको भरना, वहाँ पे सेल का विभाजन करके नए सेल से भरना, उसी को बोलते हैं माइटोसिस। कटे फटे घाव को भरना और घाव भरने में मदद करना। लेकिन जो मियोसिस होता है इसका फंक्शन क्या है, तो इसका काम है स्पर्म और ओवम का निर्माण करना। हमारे अंदर जो स्पर्म बनता है, ओवम बनता है, उसका निर्माण कौन करता है, तो मियोसिस। फिर जो माइटोसिस होता है इसमें एक सेल डिवाइड होकर दो डॉटर सेल बनाएगा। जैसे कि माइटोसिस में ये पेरेंट सेल है, बाप, तो अगर इसमें विभाजन होगा तो यहाँ से दो बेटे सेल यानी कि डॉटर सेल बनेगा। बस यही बोलना चाह रहा है कि माइटोसिस में एक सेल विभाजित होकर कितने सेल में बनता है,
तो 2। जबकि मियोसिस पूछे तो क्या बोलना है, मियोसिस में एक सेल डिवाइड होकर 4 डॉटर सेल बनेगा। मतलब जब माइटोसिस विभाजन होगा तो एक सेल से 2 ही डॉटर सेल बनेगा। डॉटर सेल मतलब उससे जो बनने वाला सेल बेटी, और यहाँ पे एक बाप 4 बेटी को पैदा करेगा। मतलब कि मियोसिस से वो एक सेल से 4 डॉटर सेल को डिवाइड कर सकते हैं। 1 सेल डिवाइड इंटू 4 डॉटर सेल। फिर ये भी पूछता है कि अगर जब माइटोसिस में एक सेल से 2 सेल बनता है तो क्या इनके क्रोमोसोम्स में भी कुछ बदलाव आते हैं गुणसूत्र में? तो बोलोगे कि नहीं, माइटोसिस में क्या होता है कि एक सेल से 2 डॉटर सेल बनती है, लेकिन इनके क्रोमोसोम्स की संख्या में कोई बदलाव नहीं होता है। मतलब कि इसके पास अगर 2 क्रोमोसोम्स है, इसके पिता के पास, इसकी बेटी के पास भी 2 क्रोमोसोम्स, फिर इसके पास भी 2 क्रोमोसोम्स, तो क्रोमोसोम्स की संख्या में बदलाव नहीं होता है। यही बात लिखा है कि माइटोसिस में यानी गुणसूत्र में क्रोमोसोम्स की संख्या में बदलाव नहीं होगा। जबकि दूसरी तरफ आते हैं मियोसिस, तो मियोसिस में मान लो कि ये सेल है, ठीक है, तो एक बाप सेल कितने बेटी को पैदा कर रहा है, 4 डॉटर सेल को, 2 3 4। लेकिन इसके पास अपना जो क्रोमोसोम्स है, तो क्या इन सब के पास भी यही सेम क्रोमोसोम्स आ जाएगा? नहीं, मियोसिस में, जबकि मियोसिस में क्रोमोसोम्स की संख्या बदलकर आधा हो जाएगी। मान लो कि इसके बाप के पास 2 क्रोमोसोम्स है, तो बेटी के पास 1 क्रोमोसोम्स आ जाएगा। एक 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 आधा हो गया ना क्रोमोसोम्स की संख्या। लेकिन माइटोसिस में क्या हो रहा था, अगर बाप के पास भी 2 क्रोमोसोम्स है तो बेटी के पास भी सभी के पास 2-2 क्रोमोसोम्स आ जाएगा। ये हो गया माइटोसिस और ये हो गया मियोसिस। आपको याद यही रखना है, इसमें क्या याद रखना है कि ये मान लीजिए है माइटोसिस, तो इसमें सेल, बाप सेल डिवाइड होगा तो कितने डॉटर सेल को पैदा करेगा, 2। और मियोसिस में एक बाप सेल डिवाइड होगा तो अपने अब 4 बेटी को पैदा करेगा, यानी कि 4 डॉटर सेल को पैदा करेगा। एक माइटोसिस में एक सेल डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल बनाता है, और मियोसिस में एक सेल डिवाइड होकर 4 डॉटर सेल बनाता है। अब क्रोमोसोम्स पूछता है कि मान लीजिए माइटोसिस में पिता के पास 2 क्रोमोसोम्स है, तो बेटी के पास भी सभी के पास 2-2 क्रोमोसोम्स आ जाएगा। यानी कि माइटोसिस में क्रोमोसोम्स की संख्या में बदलाव नहीं होगी। इसके पास भी 2 क्रोमोसोम्स, तो इसके पास भी 2, बेटी के पास भी 2। लेकिन मियोसिस में मान लीजिए पिता के पास 2 क्रोमोसोम्स है, तो मियोसिस जहाँ पर भी होगा वहाँ पे क्रोमोसोम्स की संख्या आधा हो जाएगी। मान लीजिए पिताजी के पास 1 क्रोमोसोम्स है, तो बेटी वाली सेल के पास 1-1 क्रोमोसोम्स आ जाएगी। 2 का क्या हो गया, सीधे आधा। यही बात है। और फिर से आपको याद रखना है कि जहाँ पर भी माइटोसिस होगा वहाँ पे आनुवांशिक पदार्थ का क्रॉस ब्रीडिंग या क्रॉस ओवर नहीं होगा। मतलब ये पिता सेल है तो इससे बनेगी 2 बेटी सेल, तो इसमें आनुवांशिक पदार्थ जो होता है, आनुवांशिक पदार्थ इसका जो है, एक सेकेंड, इसका जो है आनुवांशिक पदार्थ इसमें आदान प्रदान नहीं होगा। आनुवांशिक पदार्थ का मतलब हम बता ही दिए हैं, डीएनए या फिर आरएनए। लेकिन इसमें मियोसिस में क्रॉस ओवर होता है, यानी कि आनुवांशिक पदार्थ का आदान प्रदान होगा। इस लाइन का मतलब क्या समझे, मतलब कि ये सेल है तो इससे 2 डॉटर सेल बन रही है, तो इसके पास भी अपना आनुवांशिक पदार्थ होगा जैसे डीएनए, तो वो वाला डीएनए बच्चों में नहीं जाएगा, क्योंकि बेटी वाले सेल में नहीं जाएगा। लेकिन अगर मियोसिस होता है तो ये वाला डीएनए है, यानी कि आनुवांशिक पदार्थ, ये बेटी में भी जाएगा, डॉटर सेल में भी जाएगा। तो आनुवांशिक पदार्थ का आदान प्रदान किस में होगा, यानी कि इसी को इंग्लिश में बोलेंगे क्रॉस ओवर। तो ये सब माइटोसिस में होगा, जबकि मियोसिस में नहीं। फिर इस कारण इसमें आनुवांशिक विविधता देखने को नहीं मिलती है। जब आनुवांशिक पदार्थ का आदान प्रदान हुआ ही नहीं तो आनुवांशिक विविधता देखने को कैसे मिलेगी। और इसमें मियोसिस में आनुवांशिक पदार्थ का आदान प्रदान होता है, इसी कारण इसमें आनुवांशिक विविधता देखने को मिलती है।
एक बार फिर से हम इस स्लाइड को रिवीजन करा दे रहे हैं कि सेल डिवीजन 3 तरीके से होता है, ए माइटोसिस, माइटोसिस, मियोसिस। ए माइटोसिस केवल प्रोकैरियोटिक सेल जैसे बैक्टीरिया में होगा, और माइटोसिस और मियोसिस में क्या क्या अंतर याद रखना है कि माइटोसिस केवल सोमैटिक सेल में होगा और मियोसिस केवल रिप्रोडक्टिव सेल यानी कि स्पर्म और ओवम में होगा। माइटोसिस का काम ये है कि जहाँ पर भी हमारा घाव कटे फटे उसको भरना, जबकि मियोसिस का काम है कि स्पर्म और ओवम का निर्माण करना। माइटोसिस में एक सेल से 2 डॉटर सेल बनती है, जबकि मियोसिस में एक सेल विभाजित होकर 4 डॉटर सेल बनेगी। माइटोसिस में क्रोमोसोम्स की संख्या नहीं बदलती है, यानी कि पिता के पास भी 2 क्रोमोसोम्स तो बेटी के पास भी 2 क्रोमोसोम्स। लेकिन मियोसिस में क्रोमोसोम्स की संख्या बदल जाती है। अगर पिता के पास 2 क्रोमोसोम्स तो बेटी के पास 1 क्रोमोसोम्स, मतलब मियोसिस में क्रोमोसोम्स की संख्या आधी हो जाएगी। इस माइटोसिस में आनुवंशिक पदार्थ का आदान प्रदान नहीं होगा, यानी कि बाप का डीएनए बेटी में नहीं जाएगा, लेकिन जहाँ भी मियोसिस होगा वहाँ पे बाप का डीएनए बेटी में चला जाएगा, यानी कि आनुवंशिक आदान प्रदान होगा। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं क्रॉसओवर होगा। ये हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस स्लाइड में हम लोग यह जानेंगे कि जो माइटोसिस है, मियोसिस है, ये किस तरीके से कितने प्रक्रिया में होता है। तो यहाँ पे तो यहाँ पे माइटोसिस का प्रक्रिया दिया है, यहाँ पे मियोसिस का प्रक्रिया दिया है। इसी में से कुछ प्रक्रिया को डिटेल में बताया गया जहाँ से सवाल पूछेगा। तो माइटोसिस के बारे में याद रखना है कि ये 4 प्रक्रियाओं में संपन्न होगा। माइटोसिस 4 प्रक्रियाओं में संपन्न होगा, 4 प्रोसेस में ये संपन्न होता है। पहला जो प्रोसेस होगा उसको बोलेंगे इंटरफेज, दूसरा जो प्रोसेस होगा उसको बोलेंगे प्रोफेज, तीसरा जो प्रोसेस होगा उसको बोलेंगे मेटाफेज, चौथा जो प्रोसेस होगा उसको बोलेंगे एनाफेज, पांचवा जो प्रोसेस होगा उसको बोलेंगे टेलोफेज, छठा जो प्रोसेस होगा उसको बोलेंगे साइटोकाइनेसिस। इसका ट्रिक है IP-MAT-C। माइटोसिस में प्रक्रिया का याद करने का ट्रिक क्या है, IP-MAT-C। यहाँ पे माइटोसिस डिवीज़न होगा, माइटोसिस विभाजन होगा, उसका ट्रिक क्या है, IP-MAT-C। पहला होगा इंटरफेज, दूसरा होगा प्रोटोफेज, तीसरा होगा मेटाफेज, चौथा होगा एनाफेज, पांचवा होगा टेलोफेज, छठा होगा साइटोफेज। IP-MAT में MATC, ठीक है। इसी तरीके से जो मियोसिस में प्रक्रिया होता है वो होगा, सबसे पहले होगा लैप्टोजीन, फिर होगा जाइगोटीन, फिर होगा पैकिटीन, फिर होगा डिप्लोटीन, फिर होगा डाइकाइनेसिस। तो इसका ट्रिक क्या है, LJPDDD। L से होगा लैप्टोजीन, Z से होगा जाइगोटीन, P से होगा पैकिटीन, D से होगा डिप्लोटीन, फिर एक D से होता है डाइकाइनेसिस। ये कई बार पूछ देगा इसको, एक बार UPPSC में पूछ दिया कि जो मियोसिस में प्रक्रिया होता है इसको सजा के दिखाएं, किस तरीके से होगा। इसका ट्रिक क्या बताएं, LJPDD। पहले होगा ये लैप्टोजीन, फिर होगा जाइगोटीन, फिर होगा पैकिटीन, फिर होगा डाइप्लोटीन, फिर होगा पांचवा डाइकाइनेसिस। इसी तरीके से मियोसिस में जो प्रक्रिया होता है IP-MAT-C, इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, साइटोकाइनेसिस। इसके ऊपर हम सवाल बताएंगे। तो मियोसिस में कौन कौन प्रक्रिया होगा, मियोसिस विभाजन के समय, माइटोसिस विभाजन के समय और मियोसिस विभाजन के समय कौन कौन सा प्रक्रिया प्रोसेस होता है उसको याद रखें। अब इसमें से ऊपर में जो कुछ प्रक्रिया हमने पढ़ाया है इसी को हम डिटेल में कुछ प्रक्रिया को ही याद रखना है कि क्या क्या होता है उस प्रक्रिया में। देखो यहाँ पे यही लिखा हुआ है प्रक्रिया विस्तार से। तो पहला आ जाते हैं हम लोग प्रोटोफेज के बारे में। प्रोटोफेज किस में होता है, कौन से विभाजन में।
तो सर ये होता है माइटोसिस में। कैसे, हमने ट्रिक बताया है, IP मैट C, यही ना, P यहाँ पर क्या है, प्रोटोफेज। तो प्रोटोफेज होता है माइटोसिस में। इसमें क्या होता है कि इस प्रक्रिया में, इस प्रोसेस में सेल में सभी चीज़ गायब हो जाता है। पेरेंट सेल में सभी चीज़ गायब हो जाएगा। और फिर दूसरा इसमें ये भी याद रखना है कि इस प्रक्रिया में सेंट्रोसोम दोनों ध्रुवों की ओर जाने लगता है। सेंट्रोसोम दोनों ध्रुवों की ओर जाने लगता है। जैसे कि मान लीजिए कि ये हो रहा है प्रोटोफेज, तो इसमें क्या होगा कि पेरेंट सेल है और ये है डॉटर सेल। इसमें क्या होती है, ये है डॉटर सेल। तो इसमें से सारा चीज़ इसके में आना है, तो इसमें क्या होगा, सब चीज़ गायब होने लगेगा पेरेंट सेल में से, और सेंट्रोसोम दोनों कहाँ आने लगेगा, ध्रुव की ओर। फिर है मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है कि क्रोमोसोम्स एकदम ऐसे सीधी रेखा में दिखाई पड़ने लगेगा। क्रोमोसोम्स मध्य रेखा में, सीधी रेखा में दिखाई देता। इसी कारण इसमें क्रोमोसोम्स आसानी से देख सकते हैं। फिर एनाफेज क्या है, ये तो एनाफेज में क्रोमोसोम्स की संख्या 2 गुना हो जाएगी। एनाफेज में क्रोमोसोम्स की संख्या क्या होती है, 2 गुना हो जाएगी। टेलोफेज में क्या होगा कि क्रोमोसोम्स पुनः प्रकट हो जाएगा। जो पहली बार में गायब हो गया था प्रोफेज में, ये टेलोफेज में क्रोमोसोम्स पुनः प्रकट हो जाएगी। और अब क्या हो जाएगा, एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस का निर्माण हो जाएगा। फिर साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, तो साइटोकाइनेसिस में सेल विभाजन होता है। साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, सेल विभाजन। अरे ये सब किसका प्रक्रिया है, ये सब जो प्रक्रिया है माइटोसिस में होने वाला। इतना डिटेल में नहीं समझे, सीधे डायरेक्ट याद रखिए कि प्रोटोफेज में सभी चीज़ गायब हो जाता है और सेंट्रोसोम दोनों ध्रुवों की ओर जाने लगता है। मेटाफेज में क्या होगा कि क्रोमोसोम्स एक मध्य रेखा में सीधी दिखाई देने लगता है। अब हम लोग आसानी से क्रोमोसोम्स को देख सकते हैं। और एनाफेज में क्या होता है कि क्रोमोसोम्स की संख्या 2 गुना होने लगती है। टेलोफेज में क्या होता है कि जो भी चीज़ गायब हो गया था ये पुनः क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रकट हो जाएगा। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है कि सेल का डिवीजन हो जाएगा। अब एक सेल से 2 सेल बन जाएगा। अब जो कुछ प्रक्रिया है ये सब लैप्टोजेन लैप्टोजेन हो गया, जाइगोटिन हो गया, पैटिकिन हो गया, पैकेटिन हो गया, डिप्लूटिन हो गया, डाइकाइनेसिस, ये सब किसका प्रक्रिया है, तो ये सब मियोसिस में होने वाली प्रक्रिया है। लैप्टोजेन में क्या होता है, तो इसमें क्रोमोनीमेटा दिखेगा। क्या दिखेगा, क्रोमोनीमेटा, क्रोमोनीमेटा दिखेगा, एक संरचना होता है, इसको सिर्फ याद करना है। जाइगोटिन में क्या दिखेगा, सिनेपिसस। जाइगोटिन में क्या दिखेगा, सिनेपिसस। पैकेटिन में क्या होगा, क्रॉसओवर होगा। क्या होगा, क्रॉसओवर। क्रॉसओवर मतलब बताए थे कि अनुवांशिक पदार्थ का आदान प्रदान होने लगता है, बाप का DNA बेटी में जाने लगेगा। इसी प्रक्रिया को बोलते हैं पैकेटिन। डिप्लोटिन में क्या होगा, समजात गुणसूत्र अलग अलग हो जाएगा, समजात गुणसूत्र अलग अलग हो जाएगा। तो यहाँ तक तो हमने आपको सेल डिवीजन यानी कि कोशिका विभाजन का थ्योरी बताया। अब जब हम सवाल बनवाएंगे तो आपको और क्लियर होगा कोशिका विभाजन। शरीर में सभी कोशिका, हमारे शरीर में सभी कोशिका समसूत्री, सभी कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है। ऑल द सेल इन आवर बॉडी डिवाइड बाय माइटोसिस एक्सेप्ट द फॉर्मिंग सेल। क्या बोल रहा है कि हमारे शरीर में सभी जगह क्या होता है, हम बताए थे क्या होता है, कौन सा विभाजन, माइटोसिस। लेकिन केवल एक ही जगह माइटोसिस नहीं होता है, और वहाँ क्या होता है, मियोसिस। वह कहाँ होता है, जनन अंग में, जनन सेल में।
स्पर्म में और ओवम में, जहाँ से सेक्स होता है वहाँ पे स्पर्म ओवम होता है, वहाँ पे माइटोसिस होगा कि मियोसिस, तो वहाँ पे होता है मियोसिस। यहाँ तो क्या हो जाएगा आंसर, ये ए बी दोनों। न्यूरॉन में क्या होगा या शरीर के कोई भी अंग में क्या होता है, माइटोसिस, लेकिन सिर्फ यही दोनों जगह ऐसा है हमारे बॉडी में जहाँ पर क्या हो जाएगा, मियोसिस, MEOSIS। फिर से यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कोशिका के समसूत्र विभाजन में केंद्रक झिल्ली और कोशिकांग गायब हो जाता है। इन विच फेज ऑफ माइटोसिस द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड द सेल ऑर्गेनल डिसअपियर। बताओ। हम बताए हैं कि माइटोसिस में 5 प्रक्रिया होता है। एक होता है इंटरफेज, IP मैट सी, पी मतलब प्रोफेज, फिर एक होता है मेटाफेज, फिर एक होता है एनाफेज, फिर होता है टेलोफेज, फिर एक होता है लास्ट में साइटोकाइनेसिस। तो इसमें से कौन सा ऐसा प्रक्रिया है जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सारा चीज़ गायब हो जाएगा, तो वो होता है प्रोफेज। कौन फेज होता है, प्रोफेज। इसमें सेल के अंदर जब विभाजन होगा, माइटोसिस होगा, तो प्रोफेज में सेल के अंदर का सारा चीज़ गायब हो जाएगा। पढ़ाए थे प्रोफेज, दिखाते हैं। प्रोटोफेज में यानी कि प्रोफेज में सभी चीज़ गायब हो जाता है और सेंट्रोसोम ध्रुवों की ओर जाने लगता है। यही सवाल था। अब ये तीसरा क्वेश्चन है कि समसूत्री विभाजन के किस चरण में गुणसूत्र मध्य रेखा पर होते हैं। इन विच फेज ऑफ माइटोसिस द क्रोमोजोम्स अलाइन देमसेल्फ इन ए मेरी लाइन। मतलब कि माइटोसिस के किस फेज में क्रोमोजोम्स एकदम सीधा दिखाई पड़ेगा, ऐसे ऐसे। तो हम बताए थे कि माइटोसिस के मेटा फेज में क्रोमोजोम्स एकदम मेटा से मध्य याद रखिए, मेटा से मध्य याद रखिए। इसी फेज में क्या होता है, क्रोमोजोम्स एकदम सीधा दिखाई पड़ने लगता है। तो क्या होगा ये आंसर, आपको फिगर भी दिखाते हैं और थ्योरी भी दिखाएंगे। ये देखिए, यही है माइटोसिस का। पहले होता है इंटरफेज, इसमें सेल विभाजन की तैयारी होगा, ये सबसे बड़ा फेज है, इसमें सबसे ज़्यादा समय लगेगा। फिर होता है प्रोफेज, इसमें क्या होता है, सारा क्रोमोजोम्स गायब, सारा सेल ऑर्गेनल गायब हो जाएगा और क्रोमोजोम्स कहाँ हो जाता है, ध्रुव की ओर जाने लगता है। फिर होता है मेटाफेज, इसमें देख रहे हो क्रोमोजोम्स एकदम सीधी रेखा में दिखाई पड़ने लगेगा। फिर एनाफेज, जिसमें क्रोमोजोम्स की संख्या 2 गुना हो जाती है। फिर है टेलोफेज, जिसमें सारा चीज़ वापस आ जाएगा जो प्रोफेज में गायब हो गया था। फिर साइटोकाइनेसिस, इसमें देख लो सेल विभाजन हो गया 1 से 2 में। इसी को तो हम बताएं, इसका थ्योरी भी दिखा देते हैं एक बार, फिर से याद नहीं हो रहा आपको तो। प्रक्रिया विस्तार से प्रोटोफेज। मेटाफेज में क्या होता है कि क्रोमोजोम्स मध्य रेखा में सीधा में आता है, इसमें क्रोमोजोम्स की संख्या आसानी से दिखती है। एनाफेज में इसमें क्रोमोजोम्स की संख्या 2 गुना हो जाती है, क्रोमोजोम्स अलग हो जाता है। टेलोफेज में क्रोमोजोम्स जो गायब हो गया था पुनः प्रकट हो जाएगा। साइटोकाइनेसिस में सेल विभाजन हो जाता है। इसी सारी प्रक्रिया को तो हमने इसमें बताया है, यहाँ पे समझते रहें। अब हम बार बार नहीं दिखाएंगे, सीधे सवाल सॉल्व कराएंगे। अगर आपसे कभी पूछे कि कहाँ पे सेल कभी डिवाइड नहीं होगा, तो हमारे शरीर में हर एक जगह विभाजन हो सकता है। मान लीजिए ये पूरा आदमी का शरीर है, ठीक है, ये फुन्नू है। तो हमारे शरीर में बताइए, हर यहाँ पर भी हो सकता है डिवीजन, कोशिका विभाजन, क्या होगा, माइटोसिस। यहाँ पर भी हो सकता है कोशिका विभाजन, माइटोसिस। यहाँ पर भी होगा माइटोसिस, यहाँ पर भी होगा माइटोसिस, यहाँ पर भी हो जाएगा माइटोसिस। लेकिन सिर्फ यहाँ पर क्या चीज़ होता है, यहाँ पे ये जो हम दिखा रहे हैं हरा एक कलर से, यहाँ पर क्या चीज़ होता है, मियोसिस। क्योंकि ये क्या है, जनन अंग, जहाँ पे स्पर्म ओवम बनता है, तो यहाँ पर होता है मियोसिस। और एक अंग हम बताएं जहाँ पे सेल डिवीजन होता ही नहीं, ना माइटोसिस होगा ना मियोसिस, तो वो हो जाएगा ब्रेन। ब्रेन में कभी सेल डिवीजन होता ही नहीं है। ब्रेन में अगर कोशिका विभाजन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, टपक जाएगा। तो यही चीज़ है। अब यहाँ पे देखिए, शरीर में लगी चोट को मरम्मत के लिए किस प्रकार का सेल विभाजन होता है। तो बताए ना, आज ऐसे बताए थे, पैर हाथ था उसका तो यहाँ पे कट फट गया, तो कौन सा विभाजन होगा, माइटोसिस।
सिर्फ माइटोसिस। मियोसिस कहाँ होता है? स्पर्म और ओवम के निर्माण में, सेक्स वाली चीज में। अर्धसूत्री विभाजन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मियोसिस। क्या बोलते हैं? मियोसिस। अर्धसूत्री विभाजन के दौरान सिनेपिपस कब दिखता है? तो हम बताए थे कि जो मियोसिस होता है तो कौन कौन सा प्रक्रिया होगा उसमें? LPJ DD, लेप्टोटीन, पेकेटीन, जाइगोटीन, डेकेटीन, डाइकोकाइनेसिस तक कब सिनेपिपस दिखता है? चलिए आपको थ्योरी पे ले जाते हैं फिर से। इसका प्रक्रिया है मियोसिस का। लेपोटीन, इसमें क्रोमोनीमेटेमा नाम का संरचना दिखता है। जाइगोटीन, इसमें सिनेपिपस इसी में दिखता है, जाइगोटीन में दिखाई दे रहा है। जाइगोटीन में ही सिनेपिपिटिटस दिखाई पड़ता है। अब पेकिटीन में क्रॉसिंग ओवर होता है, अनुवांशिक पदार्थ का आदान प्रदान। और डिप्लोटीन में गुणसूत्र अलग हो जाएगा। तब पूछेगा क्रोमोनीमेटेमा किस में दिखाई पड़ेगा? तब बोलोगे लेपोटीन में। ये सिनेपिपस जाइगोटीन में। और क्रॉसिंग ओवर होगा यानी कि क्रोमोसोम्स का आदान प्रदान, अनुवांशिक पदार्थ का आदान प्रदान, तो ये पैकेटीन में होगा। ठीक है, तो बताइए कि जो मियोसिस है उसके दौरान सिनेपिपस कब दिखता है? सिनेपिपस कब दिखेगा? तो जाइगोटीन। ठीक है, लेपोटीन बता सकते क्या दिखता है, कौन सा संरचना? तो क्रोमोनीमेटेमा। ऐसा ही आज बताइए कि कौन सा प्रक्रिया में क्रॉस ओवर होगा यानी कि अनुवांशिक पदार्थ का आदान प्रदान, तो बोलेंगे पैकेटीन। गुणसूत्र किस में अलग होगा? डिप्लोटीन। ऐसे ही रिवीजन करना होगा, याद करना होगा, सवाल बनाना होगा। फिर यहाँ पे बोल रहा है गुणसूत्र यानी कि जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रोमोसोम्स। गुणसूत्र किसके दौरान अलग होगा? किसके दौरान गुणसूत्र अलग होता है बताइए? तो हमको तो सर यही बताए थे कि मेटाफेज में गुणसूत्र क्या होता है? एकदम सीधा दिखाई पड़ने लगता है। मेटा मध्य, एकदम मध्य में दिखाई पड़ने लगता है, ऐसे याद कराए थे। एनाफेज में क्या होता है कि गुणसूत्र का संख्या 2 गुना होता है, यानी कि BC ऑप्शन तो नहीं होगा। अब बच्चा एक प्रोफेज और एक हो गया टेलोफेज, किस में होगा? सोच के बताएं। इसका आंसर होगा यही एनाफेज। सॉरी, मैंने वहाँ पर इसका आंसर यही होगा एनाफेज। इस दौरान 2 प्रक्रिया होता है। इस दौरान तो गुणसूत्र का संख्या 2 गुना भी हो जाएगा, 1 से 2। इस दौरान गुणसूत्र अलग अलग भी हो जाएगा। ठीक है, अलग अलग भी हो जाएगा। आपको थ्योरी में भी लिखे हैं, दिखाते हैं कि गुणसूत्र किसके दौरान अलग होगा यानी कि क्रोमोसोम्स का संख्या कब 2 गुना होता है और कब अलग होता है, दिखाते हैं। चाहिए देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एनाफेज। इसमें क्रोमोसोम्स की संख्या 2 गुना होगा और क्रोमोसोम्स अलग अलग भी होता है। यहीं से BPSC ने सवाल उठाया था। और क्रोमोसोम्स एकदम सीधी रेखा में कब आता है? मेटाफेज में, आसानी से दिख जाता है इसमें। और सभी चीज़ें गायब किस में हो जाती है? सेंट्रोसोम दोनों ध्रुवों की ओर कब जाएगा? तो प्रोटोफेज में। सभी चीज़ पुनः प्रकट होगी किस में? क्रोमोसोम्स पुनः प्रकट होगी टेलोफेज में। टेलो हेलो में पुनः प्रकट होगी, ऐसे याद कर सकते हो। क्रॉसिंग ओवर किसके दौरान होता है? क्रॉसिंग ओवर मतलब आनुवंशिक पदार्थ का आदान प्रदान। बेटा का माता का पिता का DNA बेटी में। सबसे पहले आनुवंशिक पदार्थ का आदान प्रदान होता है किसमें? क्रॉसिंग ओवर। माइटोसिस में कि मियोसिस में? तब बताए थे कि मियोसिस में कभी भी, सॉरी माइटोसिस में कभी भी क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है, सिर्फ होता है मियोसिस में। माइटोसिस में नहीं होगा। किस में होगा? मियोसिस में। उसमें भी क्रॉसिंग ओवर किस में होता है? तब पैकेटीन में। पैकेटीन में। पे मतलब ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हो कि पे मतलब पापा। पे मतलब पापा। पापा के समान बेटी में कैसे जाएगा आनुवंशिक पदार्थ? तो पैकेटीन में। अब इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा चरण कोशिका चक्र में शामिल 95% समय पर कब्जा कर लेता है? मतलब ये सबसे ज़्यादा समय किस में लगता है? माइटोसिस होगा तो इंटरफेज में, इसमें सेल विभाजन की तैयारी होगा। तो जैसे IP, मैट C
बताया था ये सारा प्रोसेस है माइटोसिस का। इसमें सबसे ज़्यादा जो 95% समय लगता है इसी में, इसमें सेल 95 इंटरफेज में, जिसमें सेल विभाजन का तैयारी होगा और ये पहला फेज भी है। बाकी 5% जो समय बचा इसी में प्रोटोफेज भी होगा, जिसमें कि गुणसूत्र क्या होता है, सारा सेल ऑर्गेनल क्या होता है, कोशिकांग गायब हो जाएगा। और फिर मेटाफेज में गुणसूत्र क्या होता है, एकदम मध्य रेखा में दिखाई पड़ता है। फिर एनोफेज में क्या होता है, एनाफेज में गुणसूत्र की संख्या 2 गुना हो जाएगा और गुणसूत्र अलग अलग हो जाते हैं। टेलोफेज में जो भी चीज़ गायब हो गया था प्रोफेज में टेलोफेज में वापस आ जाता है कोशिकांग। फिर साइटोकाइनेसिस में क्या चीज़ होता है, सेल का एक सेल से दूसरे में विभाजन हो जाएगा। तो सिर्फ एनाफेज में लगता है 95% अकेले, बाकी इन सभी में लगता है 5% का समय। अब ये वाला सवाल देखिए, न्यूनीकरण विभाजन की पूर्व अवस्था में से कोई चरण होते हैं का सही कालक्रम क्या है। मतलब समझ में नहीं आया क्वेश्चन क्या बोला। तो ये नाम से आपको दिखाई पड़ रहा होगा, हमने पढ़ाया है लेप्टोटीन, पेकेटीन, जाइगोटीन, डिप्लेटीन, डायोकाइनेसिस। नाम याद आ रहा है, कहाँ पढ़ाए थे। चलिए आपको दिखाते हैं कि मैंने कहाँ पढ़ाया था। तो यहाँ पढ़ाया है कि माइटोसिस, ये सब मायोसिस में होने वाला प्रक्रिया का नाम है। इसका ट्रिक क्या बताया था, LJPDD। तो पहले कौन सा होता है, लेप्टोजीन, फिर क्या होता है जाइगोटीन, फिर क्या होता है पैकेटीन, फिर क्या होता है डिप्लोटीन, फिर क्या होता है डायकाइनेसिस। LJPDD। और होता किस में है ये प्रक्रिया सब, मियोसिस में। तो क्या आंसर हो जाएगा, मतलब ये क्वेश्चन यही पूछना चाह रहा है कि जो मियोसिस में प्रक्रिया होता है LJPDD, उसी को हम क्या किया, एग्जामिनर आगे पीछे करके दे दिया और बोला है कि शुरू से आखिरी तक सजाए। तो पहले क्या होगा L, तो L तो सब में दिया हुआ है लेप्टिन। फिर क्या होगा J, तो फिर क्या होगा J, तो जाइगोटीन, जाइगोटीन तो इस दोनों में भी दिया हुआ है, यानी कि ये ऑप्शन तो गलत, ये दोनों में से कोई हो सकता है। फिर क्या होता है P, तो P इसमें तो दिया है D, तो डिप्लोटीन, डिप्लोटीन D से होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ये पैकेटीन। यहाँ पे देखो L से होगा लेप्टोटीन, J से होगा जाइगोटीन, P से होगा पैकेटीन, D से होगा डिप्लोटीन और D से होगा डाइकाइनेसिस। तो क्या सही होगा ये वाला। फिर यहाँ पर पूछ रहा है कि समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप मात्र कोशिकाएं में कितनी पुत्र कोशिकाएं का निर्माण होगा। समसूत्री मतलब माइटोसिस। अब बता दो क्या होगा इसका आंसर। जब माइटोसिस विभाजन होगा तो एक सेल से कितनी डॉटर सेल यानी कि पुत्री कोशिका बनती है, तो 2। तो आंसर होगा 2। 4 कब होता है, मियोसिस में, इसमें एक सेल से 4 डॉटर सेल बनती है। अर्धसूत्री विभाजन के दौरान, अर्धसूत्री विभाजन यानी कि यहाँ पे होगा मियोसिस। इसका मतलब क्या होगा मियोसिस। इंग्लिश हिंदी दोनों में एग्जाम में क्वेश्चन दिया रहता है, तो वहाँ से आप इंग्लिश शब्द में भी क्वेश्चन एक बार इस वाले को पढ़ लीजिएगा तो सॉल्व हो जाएगा। अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप मात्र कोशिका से कितनी पुत्री कोशिका का निर्माण होगा। तो हम बताए थे कि मियोसिस में एक कोशिका से कितनी बेटी पैदा, 4, तो इसका 4। अच्छा गुणसूत्र के बारे में पूछ ले तो गुणसूत्र मतलब क्रोमोसोम की संख्या समसूत्री विभाजन के मियोसिस में, मियोसिस में ये बाप से बेटी में कितना जाएगा। तो बाप के पास भी 2 गुणसूत्र है तो बेटी के पास भी 2 गुणसूत्र, लेकिन मियोसिस में पूछ ले तो क्या होगा बताइए। बाप के पास अगर 2 गुणसूत्र है तो बेटी के पास एक ही गुणसूत्र हो जाएगा, आधा हो जाता है। मियोसिस में गुणसूत्र की संख्या आधा, और माइटोसिस में गुणसूत्र की संख्या नहीं बदलता है, समान रहेगा। और फिर माइटोसिस में पुत्री कोशिका की संख्या 2 गुना और इसमें मियोसिस में पुत्री संख्या की 4 गुना। पुत्री संख्या कितना हो जाता है 4। फिर बताइए, ये सवाल है बीपीएससी पूछा कि माइटोसिस डजंट ऑकर, मतलब किसमें माइटोसिस नहीं होता है। तो हम बोल दिए थे कि हमारे दुनिया में 3 प्रक्रिया बताए थे। एक पढ़ाए थे एमाइटोसिस, 3 तरीके का विभाजन होता है। फिर एक होता है माइटोसिस, फिर एक पढ़ाए थे मियोसिस।
ये दोनों तो हमारे अंदर होता है और सभी के अंदर होता है, लेकिन ये हमारे अंदर नहीं होगा और सभी के अंदर भी नहीं होता है। ये ए माइटोसिस सिर्फ एक ही चीज़ के अंदर होता है, किस में? जीवाणु में। तो जीवाणु मतलब बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में सिर्फ क्या होता है? ए माइटोसिस। कोई भी प्रोकैरियोटिक उसमें क्या होता है? सिर्फ ए माइटोसिस। तो क्या आंसर हो जाएगा? बैक्टीरिया। बाकी तो इस सभी में माइटोसिस भी होगा, मियोसिस भी होगा, लेकिन बैक्टीरिया में सिर्फ क्या होता है? ए माइटोसिस। तो माइटोसिस किस में नहीं होगा? तो बैक्टीरिया में। फिर यहाँ पे बोल रहा है व्हाट इज द फोर्थ स्टेप इन माइटोसिस वेयर द नॉन काइनेटोपेटिकरी सिंबल फाइबर्स लेंथन इलोंगेटेड द सेल। उतना कुछ नहीं समझना है, इस क्वेश्चन में सिर्फ यही बोल रहा है व्हाट इज द फोर्थ स्टेप ऑफ माइटोसिस। बाकी सबको भूल जाइए। आप ये बताइए कि माइटोसिस में होने वाला चौथा चरण कौन सा है? तो सर माइटोसिस हमको बताएं कि 5 चरण में होता है। इसका ट्रिक बताए थे IP मैट सी। आई मतलब पहला फेज इंटरफेज, पी मतलब दूसरा फेज प्रोटोफेज, एम मतलब तीसरा फेज मेटाफेज, ए मतलब एनाफेज चौथा फेज। तो चौथा फेज कौन आ जाएगा? एनाफेज। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एनाफेज। ये हो गया पांचवा फेज, ये हो गया छठा फेज। इसमें क्या होता है? 95% सबसे ज़्यादा समय लगता है। ये प्रोटोफेज में क्या होता है? सारा सेल ऑर्गेनल गायब हो जाएगा और जो सेंट्रोसोम है दोनों ध्रुव की ओर जाने लगता है। फिर मेटाफेज में क्या होता है कि गुणसूत्र एक यानी कि क्रोमोसोम्स एक सीधी रेखा में दिखाई पड़ता है। फिर एनाफेज में क्या होता है? क्रोमोसोम्स की संख्या 2 गुना हो जाती है और दोनों क्रोमोसोम्स अलग अलग होने लगता है। फिर टेलोफेज में क्या होता है? जो भी प्रोफेज में गायब हो गया था वो सब चीज़ टेलोफेज में आ जाएगा। फिर साइटोकाइनेसिस में क्या होता है? सेल का फाइनली विभाजन हो जाएगा। फिर एक सवाल है, ये लास्ट सवाल है सेल डिवीजन के ऊपर। निम्नलिखित में से कौन सा माइटोसिस कोशिका का विभाजन का एक चरण नहीं है? तब माइटोसिस तो हम बताएं कि 6 चरण में होता है। इसका ट्रिक क्या है? IP मैट सी। अब मियोसिस 5 में। इसका ट्रिक क्या बताते हैं? LPJDD। तो मेटाफेज तो है, ये मेटा हो गया। टेलोफेज भी है, ये टेलो हो गया। डाइकोनेसिस नहीं, डाइकोनेसिस किसका है? प्रोसेस का भाग है। ये मियोसिस के प्रक्रिया का भाग है। लेप्टेजिन, पेक्टिन, पेकाटिन, लाइगोटिन, डाइकाइनेसिस, डायनेसिस, ये सब कौन सा प्रक्रिया का नाम है? किसका फेज है? ये सब किसका प्रोसेस, किस में होने वाला प्रोसेस है? तो ये सब मियोसिस में होने वाला प्रोसेस है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये। बाकी ये किस में होगा? मायोसिस में। ये किस में होगा? मायोसिस में। एनाफेज भी किस में होता है? मायोसिस में। दिखाते ही सवाल कहाँ से पूछा है, एक सेकेंड। देखो यहीं से तो पूछा है कि मायोसिस में कौन कौन सा प्रक्रिया होता है और माइटोसिस में कौन कौन सा होता है। यहाँ तक हमने सेल विभाजन पूरा पढ़ा दिया। अब कुछ जो एक्स्ट्रा चीज़ बचा है उसको पढ़ाता हूँ मैं। अब यहाँ से आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि सेल तो पूरा समाप्त हो चुका हुआ है, लेकिन यहाँ से 20 मिनट इस पूरे चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट भाग है, प्रमुख भाग है। इसमें हमने आपको जितना भी पीछे अभी तक पूरा सेल पढ़ाया है उसका रिवीजन भी हो जाएगा और कुछ नया सवाल भी आपको देखने को मिलेगा। पहला सवाल प्रमुख खोजे के ऊपर। सेल में भी बहुत सारा साइंटिस्ट का नाम आएगा कि किसने क्या खोजा है, वो दिखाते हैं। पूछेगा कि एक सेकेंड, पूछेगा कि बताइए सेल थ्योरी किसने दिया था? सेल थ्योरी, तब बोलिएगा कि सेल थ्योरी दिया था सिल्डन और स्वान ने। फिर पूछेगा सेल की खोज कौन किया था? तब बोलिएगा रॉबर्ट हुक। फिर याद कैसे करेंगे? हुक, सेल। फिर न्यूक्लियस की खोज किसने किया था? नाभिक की, जो सेल के सेंटर में रहता है, तो रॉबर्ट ब्राउन। ब्राउन न्यूक्लियस, ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हैं। क्लोरोप्लास्ट की खोज किसने किया था? तब वॉन मोहल। फिर पूछेगा DNA की खोज किसने किया था? बहुत बार BPSC में पूछने वाला सवाल है ये, तो बोलेंगे फ्रेडरिक मीसर। फ्रेडरिक मीसर। DNA की खोज किसने किया था? तो मीसर। और DNA का संरचना किसने दिया था? जो DNA का ऐसे संरचना है डबल हेलिक स्ट्रक्चर, वह किसने दिया था? तो वाटसन और क्रिक।
वाटसन क्रिक। अब इसमें सवाल बनवाते हैं हम। 1665 में पहली बार कोशिका यानी कि जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में सेल की खोज कौन किया था? रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट क्रूक, रॉबर्ट थॉमसन, मेरिक फ्रांसिस, कौन किया था? तो किया था रॉबर्ट हुक। कैसे याद कराए थे? हुक ने किसका खोज किया था? सेल का। कब? 1665 में। फिर यहाँ पर है कोशिका सिद्धांत किसने दिया? कोशिका सिद्धांत मतलब इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सेल थ्योरी। सेल थ्योरी किसने दिया था? दो आदमी ने मिलकर दिया था, दो भाई ने, शिल्डन और श्वान। रॉबर्ट को किसकी खोज किया था? सेल का। रॉबर्ट बॉर्न न्यूक्लियस का। कैसे याद कराए थे? ब्राउन न्यूक्लियस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोशिका सिद्धांत बोले या सेल थ्योरी बोले तो शिल्डन और श्वान ने दिया था। कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो शिल्डन और श्वान। डीएनए की खोज किसने की? तो देखो डीएनए की खोज में 3 नाम आता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो बीपीएससी बहुत बार पूछा है। यहाँ पे शब्द को पकड़ना है, सिर्फ बोल रहा है कि खोज, डीएनए की खोज, संरचना नहीं बोल रहा है। संरचना अभी नहीं बोल रहा है कि संरचना किसने दिया। तो खोज कौन किया था? तो मीसर, फ्रेडरिक मीसर। तो इसमें तो कोई ऑप्शन नहीं है। जेम्स वाटसन ने क्रिक क्या किया था? डीएनए का संरचना दिया था, जो डबल हेलिक स्ट्रक्चर है। तो ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो क्या मारेंगे? ये 5 इनमें से कोई नहीं। देखो यही बात ना बताएं कि डीएनए की खोज 1869 में फ्रेडरिक मीसर ने किया था, जबकि वाटसन और क्रिक 1953 में क्या दिया था? डीएनए की संरचना दिया था। फिर बार बार हम रिपीट करवा रहे क्वेश्चन। डीएनए की खोज किसने किया था? तो मीसर, फ्रेडरिक मीसर। वाटसन क्रिक क्या किया था? डीएनए की संरचना दिया था। अब बताओ डीएनए की संरचना किसके द्वारा दी गई? तो देखो डीएनए की खोज नहीं पूछ रहा है, डीएनए की संरचना पूछ रहा है। तो डीएनए की संरचना दी गई थी वाटसन और क्रिक, वाटसन क्रिक। फिर यहाँ पे डीएनए का डुई कुंडली मॉडल पहली बार किसने प्रस्तावित किया है? डुई कुंडली मतलब डबल हेलिक स्ट्रक्चर जो था, संरचना किसने दिया? तो वाटसन और क्रिक। डुई कुंडली मॉडल, इसी को बोलते हैं डुई कुंडली मॉडल। एक कुंडली ये, एक कुंडली ये, कुंडली को बोलते हैं हेलिक्स, तो इसी को बोलते हैं डबल हेलिक स्ट्रक्चर। फिर से कोशिका के केंद्रक में, कोशिका के केंद्रक की खोज किसने की? नाभिक का, जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं। तो कैसे याद कराए थे हम? ब्राउन नेकलेस। तो रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट को किसकी खोज की थी? सेल की, कोशिका की। ये सब तो हो गया। सेल वॉल नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी मैं करा रहा हूँ क्योंकि ज़रूरी है कि इसमें सेल वॉल नहीं मिलता है। ध्यान से पढ़ें। पहला ऑप्शन है सनफ्लावर, रोज। दूसरा ऑप्शन है टैपवॉर्म, पॉरीफेरा, फिश। तीसरा ऑप्शन वायरस। चौथा माइकोप्लाज्मा यूग्लिना लिस्मानिया। तो हमने बताया है कि सेल वॉल केवल 2 ही चीज़ों में नहीं मिलता है। एक तो है बैक्टीरिया, नहीं बैक्टीरिया नहीं, सॉरी, एक तो है सेल वॉल किस में नहीं मिलता है? सेल वॉल नहीं मिलता है। एक तो मिलता है वायरस में नहीं मिलेगा, ठीक है। और एक जो भी एनिमल होता है उसके अंदर सेल वॉल नहीं मिलता है। बाकी दुनिया के हर एक चीज़ों में क्या मिलता है? सेल वॉल। तो इस ऑप्शन में से हमको वैसा कुछ चूज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कौन सा वायरस है या कौन एनिमल है उसके अंदर सेल वॉल नहीं मिलेगा। पीछे जो क्वेश्चन कराया था उसमें डायरेक्ट लिखा हुआ था वायरस, एनिमल, ये सब, लेकिन इसमें एग्जाम्पल देके पूछा है। ये एनडीए का सवाल है, दिमाग लगा के बनाना होगा। सनफ्लावर और रोज क्या होता है? प्लांट। क्या है? प्लांट। तो प्लांट में सेल वॉल पाया जाता है? बोलोगे हाँ। टैप वॉर्म, पोरीफेरा, फिश, ये सब किसका एग्जाम्पल है? ये सब एनिमल का एग्जाम्पल है। आप एनिमल किंगडम में पढ़ोगे टैप वॉर्म, पोरीफेरा, ये सब।
तो आपको दिखाई देगा कि सब जानवर है। और जानवर में सेल वॉल पाया जाता है? नहीं, उसमें तो सबसे बाहरी आवरण सेल मेम्ब्रेन होगा। तो ये आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, एनिमल है। फिर से वायरस, वायरस में भी सेल वॉल नहीं पाया जाता है। तो 2, 3 दोनों सही है। अच्छा, माइकोप्लाज्मा, यूगिलिना, लिस्मानिया, ये सब क्या है? माइकोप्लाज्मा तो है बैक्टीरिया, इसमें सेल वॉल पाया जाएगा। यूगिलिना क्या है? ये है प्रोटिस्टा का एग्जाम्पल, इसमें सेल वॉल पाया जाएगा। लिस्मानिया क्या है? जिससे काला जार होता है, ये भी प्रोटिस्टा का एग्जाम्पल है, इसमें भी सेल वॉल पाया जाएगा। तो आंसर क्या होगा? टैपवॉर्म, पोरिफेरा वाला और वायरस वाला, क्योंकि ये सब क्या है, टैपवॉर्म पोरिफेरा एनिमल है और वायरस यहाँ पर ये लिखा है बैक्टीरिया, फंगी, प्लांट, प्रोटिस्टा, सब में सेल वॉल पाया जाएगा, जबकि एनिमल और वायरस में सेल वॉल नहीं पाया जाएगा। फिर है यहाँ पे एक और सवाल, क्रोमोजोम्स किसके से बना होता है? क्रोमोजोम्स किसके से बना होता है? ऑप्शन प्रोटीन, लिपिड, सेलुलोज, आरएनए प्लस डीएनए। तो हमने बताया हमको सर में कि जो क्रोमोजोम्स बना होता है, ये ऐसे ऐसे जो धागा ऐसा संरचना होता है, इसके अंदर हमको सर ने उस दिन 2 चीज़ बताया था। कैसे गोल गोल 2 वो दिखाई पड़ेगा, ये एक होता है, इसको बोलते हैं डीएनए, और ये होता है, इसको बोलते हैं प्रोटीन। तो क्रोमोजोम्स 2 चीज़ से बना होता है, डीएनए से और प्रोटीन से। तो क्या हो जाएगा आंसर? प्रोटीन। लिपिड्स नहीं, सेलुलोज नहीं, आरएनए प्लस डीएनए नहीं। डीएनए प्लस प्रोटीन होता तो वो वाला ऑप्शन सही होता, लेकिन यहाँ से प्रोटीन दिया तो सिर्फ प्रोटीन, यहाँ पे डीएनए दिया लेकिन आरएनए भी दे दिया है, तो सिर्फ। अब इस सवाल में, अब पूरे चैप्टर में आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि कौन सा चीज़ किससे बना होता है। इसी का मैं क्या कर रहा हूँ, एक लिस्ट दे दिया हूँ। राइबोसोम्स पूछे कि किससे किससे मिलकर बना रहता है। राइबोसोम्स में आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना रहता है। राइबोसोम्स आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना रहता है, जबकि क्रोमोसोम्स डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होगा। सेल वॉल क्या चीज़ से मिलकर बना रहता है? तो सेल वॉल 3-4 चीज़ से बनकर मिलकर बना रहता है। एक तो पेक्टिन, लिग्निन, सुबेरिन और सेलुलोज। पेक्टिन, लिग्निन, सुबेरिन और सेलुलोज, ये सब यही सब से मिलकर सेल वॉल का निर्माण होगा। सेल मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बना रहता है, प्रोटीन और लिपिड से। तो आपसे हम पूछ रहे हैं कि क्रोमोसोम्स क्या चीज़ से मिलकर बना रहता है? तो डीएनए, हिस्टोन, प्रोटीन। राइबोसोम्स आरएनए, हिस्टोन, आरएनए प्लस प्रोटीन से। सेल वॉल में पेक्टिन, लिग्निन, सुबेरिन, सेलुलोज। सेल मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन फैट प्लस लिपिड, फैट को ही कहते हैं लिपिड, तो लिपिड प्लस प्रोटीन से मिलके। फिर यहाँ पे देखें इसको, किसके पास डीएनए होगा? किसके पास अपना डीएनए होता है? तो बताए थे केवल 2 ही के पास अपना खुद का डीएनए होता है। किसके पास? एक तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास, एक प्लास्टिड। तो दोनों आंसर सही होगा। बाकी जितना सेल ऑर्गेनल है, जैसे लाइसोसोम्स, जैसे राइबोसोम्स, जैसे वैक्यूल, जैसे प्लास्टिड, जैसे क्या, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, तो इन सभी के पास अपना खुद का डीएनए नहीं है, लेकिन केवल 2 ही ऐसा सेल ऑर्गेनल है, एक है माइटोकॉन्ड्रिया और एक है प्लास्टिड। इन दोनों के पास अपना खुद का डीएनए है। फिर एक सवाल पूछता है, कौन सा डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है? डबल मेम्ब्रेन मतलब कि अगर ये कोई ऑर्गेनल है तो इसके बाहर में 2 आवरण बना हुआ है, चादर, 2 चमड़ी समझ जाओ। किसके पास 2 चमड़ी है? डबल मेम्ब्रेन मतलब किसके पास 2 चमड़ी है? 2 चमड़ी 3 आदमी के पास है, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और न्यूक्लियस। माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, न्यूक्लियस, इसको ऐसे याद कर सकते हो, MNP। इन दोनों के पास तो अपना खुद का डीएनए भी है, और इन तीनों के पास 2 मेम्ब्रेन है, यानी कि इन तीनों के पास 2 चमड़ी है। अब यहाँ पे देखो, इसको बाद में बताएंगे, चलो बता ही देते हैं एक्स्ट्रा चीज़, लेकिन बता दे रहे हैं अभी। एक बार एक सवाल बड़ी इंटरेस्टिंग पूछा क्या, आपको हम फिगर से दिखाते हैं। ये क्या है?
एंटीबायोटिक, ये क्या है? वैक्सीन। तो यहाँ पर एक ये हम पूछना चाह रहे हैं कि मान लीजिए कि बैक्टीरिया से कोई बीमारी हुआ, रोग, जैसे बैक्टीरिया से बीमारी क्या क्या हो सकता है? डिप्सेटिलिटनी है, डिप्थीरिया, प्लेग, टेटनेस, ये सब जो होता है बीमारी, ये सब किससे होता है? बैक्टीरिया से। तो मान लीजिए टीबी हो गया किसी को, तो जब टीबी होगा तो एक ऐसा डिजीज़ है, कैसा रोग है, बैक्टीरिया से होने वाला, तो उसको हम लोग एंटीबायोटिक देते हैं। ठीक है, उसको हम लोग कैसे देते हैं? एंटीबायोटिक देते हैं, मतलब दवा देते हैं। लेकिन अगर किसी को वायरस से होने वाला बीमारी हो गया, वायरस से मतलब जैसे कोरोना वायरस, तो कोरोना वायरस में आपको इंजेक्शन पड़ा होगा, वैक्सीन, तो उसको वैक्सीन देते हैं। ऐसा क्यों? मतलब सवाल ये कहना चाह रहा है कि अगर कोरोना वायरस ही हो गया या फिर वायरस से होने वाला कोई बीमारी होता है, तो उसको हम लोग एंटीबायोटिक दे के क्यों नहीं ठीक कर सकते हैं उस बीमारी को? वैक्सीन ही देने की क्यों ज़रूरत है? तो हम आपको बताएंगे। आप इसके लिए याद रखेंगे कि जो एंटीबायोटिक है, मतलब दवा, उसका प्रभाव सिर्फ किस पे पड़ेगा? उसका प्रभाव पड़ता है सिर्फ बैक्टीरिया पे। इसी का जो बैक्टीरिया से रोग होता है वो उसी रोग को ठीक कर सकता है। जबकि जो वायरस से जो रोग होता है वो एंटीबायोटिक का उस पर एंटीबायोटिक वायरस पे काम नहीं कर पाता ये दवा। इसी कारण जो वायरस से जो भी बीमारी होगा उसके लिए क्या देते हैं? वैक्सीन। जैसे कि यहाँ पर है लिखा हुआ कि एंटीबायोटिक का प्रयोग केवल बैक्टीरिया के खिलाफ होता है, जबकि वायरस से लड़ने के लिए हम लोग वैक्सीन का प्रयोग क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? एक बार सवाल आया था यही कि वायरस से, मान लीजिए कोरोना वायरस हो रहा है, तो उस समय एंटीबायोटिक क्यों नहीं दिया गया? एंटीबायोटिक का वायरस के समय, वायरस से होने वाले बीमारी पे क्यों नहीं प्रयोग करते हैं? इसका कारण है कि एंटीबायोटिक वायरस के लिए नहीं बना होता है, एंटीबायोटिक का असर वायरस पे नहीं पड़ता है। एंटीबायोटिक यानी कि दवा का असर किस पे पड़ता है? सिर्फ बैक्टीरिया पे। तो एंटीबायोटिक का काम है, तो एंटीबायोटिक का काम क्या है कि हमारे शरीर के में बनने वाला जो भी सेल वॉल होता है उसको तोड़ना। हमारे शरीर में जो भी सेल वॉल बनेगा, सुरक्षा दीवार, जो भी बीमारी फैलाएगा उसको तोड़ना। जबकि ये सेल वॉल तो केवल बैक्टीरिया में होता है, वायरस में नहीं। जबकि ये सेल वॉल किस में बनता है? केवल बैक्टीरिया में, क्योंकि वायरस के पास, वायरस क्या है? ए सेलुलर है, उसमें सेल नहीं होता है, तो उसमें सेल वॉल भी कैसे बनेगा? अभी तो सवाल कराएं कि वायरस में सेल वॉल, वायरस और किसी भी एनिमल में सेल वॉल नहीं बनता है। वायरस या फिर किसी एनिमल में सेल वॉल नहीं बनता है। जबकि वैक्सीन का काम है कि वह हमारे इम्यूनी सिस्टम को एंटीबॉडी निर्माण करने के लिए उत्तेजित करता है, जो रोग उत्पन्न करने से पहले वायरस को पहचान कर उसे निष्क्रिय कर देता है। जबकि वैक्सीन का काम क्या है कि वह क्या करेगा ना, कि हमारे बॉडी में एंटीबॉडी पैदा कर देगा और जो भी रोग उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया, वायरस है, उसको निष्क्रिय कर देगा। अरे कुछ नहीं समझ में आ रहा था, आप दो ही बात याद रखो, 3 बात, कि एंटीबायोटिक का प्रभाव केवल बैक्टीरिया पे पड़ता है, जबकि वैक्सीन का प्रभाव वायरस पे पड़ता है। ये 2 बात हो गया। तीसरा बात आपको ये पूछता है सवाल कि जो एंटीबायोटिक है उसका प्रभाव वायरस पे क्यों नहीं पड़ता है? तो बोल देना कि एंटीबायोटिक का काम है सेल वॉल को तोड़ना, सेल की दीवार को तोड़ना, जबकि वायरस में सेल की दीवार यानी कि सेल वॉल तो पाया ही नहीं जाता है। तो जब पाया ही नहीं जाएगा तो एंटीबायोटिक तोड़ेगा किसको? तो इसी कारण एंटीबायोटिक का वायरस पे असर नहीं पड़ पाता है। चौथी बात ये याद रखना है, तो फिर वैक्सीन का कैसे वायरस के ऊपर प्रभाव पड़ जाता है? कोई वायरस हो गया तो वैक्सीन कैसे काम करता है वायरस के ऊपर? तो वैक्सीन इस कारण काम करता है कि जो वैक्सीन है हमारे बॉडी में जाके एंटीबॉडी का निर्माण कर देता है। किसका निर्माण कर देगा? एंटीबॉडी का। और यही एंटीबॉडी
जो खराब वायरस है, रोगाणु वायरस, उसको पहचान कर उसको निष्क्रिय कर देगा और हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है, इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षी तंत्र, उसको मजबूत करेगा। ठीक है, इस पे एक सवाल दिखाते हैं। देखिए इस पे यही सवाल है, एन एंटीबायोटिक इज नॉट यूजफुल अगेंस्ट ए वायरस वेयर ए वैक्सीन इज, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन फॉर दिस। मतलब एंटीबायोटिक का प्रभाव वायरस पे नहीं पड़ता है, लेकिन वैक्सीन पे, लेकिन वायरस जो है वैक्सीन से ठीक हो जाता है, ऐसा क्या कारण है? तो ये ध्यान से देखो, हम बताए थे कि वायरस डज नॉट यूज बायोकेमिकल पाथवेज by antibiotic, but a vaccine can boost immune system to fight virus। वो से शब्द है कि हमारे इम्यून सिस्टम को वैक्सीन क्या करता है, मजबूत कर देता है, जबकि एंटीबायोटिक का काम इस कारण नहीं पड़ पाता है वायरस से लड़ने में, क्योंकि ये ब्लॉक को, सेल वॉल को तोड़ नहीं पाता है। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, ये वाला तो सवाल बन ही जाएगा। एंटीबायोटिक सच एज पेनिसिलियम ब्लॉक, हम बताए थे कोई भी एंटीबायोटिक है, इसका काम क्या है, जो सेल वॉल है, सेल की दीवार है, उसको क्या करना, ब्लॉक करना, उसको क्या करना, तोड़ना। तो क्या होगा, सेल वॉल फॉर्मेशन इन बैक्टीरिया किसको ब्लॉक करता है, सेल वॉल को। किसको तोड़ता है एंटीबायोटिक, सेल वॉल को। तो ये सब एंटीबायोटिक में आरएनए, डीएनए, डिवीज़न, ये सब शब्द कहाँ से आ जाएगा, सेल वॉल शब्द आना चाहिए और ब्लॉक शब्द आना चाहिए। अब पीछे वाला सवाल बन जाएगा। अगर ये सब ऑप्शन नहीं भी समझ में आ रहा है तो ये आरएनए, डीएनए, एंटीबायोटिक से कोई लेना देना नहीं है। कार्बोहाइड्रेट, इससे एंटीबायोटिक को कोई लेना देना नहीं है। ये जेनेटिक मटेरियल, सबसे कोई नहीं। हम क्या बोल देते हैं, एंटीबायोटिक आएगा तो दो शब्द आएगा, एक आएगा ब्लॉक और एक आएगा सेल वॉल। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब वैक्सीन आएगा तो क्या आएगा, एक शब्द आएगा इम्यून सिस्टम और एक शब्द आएगा एंटीबॉडी। ऐसे भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ये दिखाइए, हमने पीछे ऑलरेडी पढ़ा दिया है। कौन केवल पादप कोशिका में पाया जाएगा, यानी कि कौन केवल प्लांट सेल में पाया जाता है, यानी कि वो एनिमल सेल में नहीं पाया जाएगा। ऑप्शन क्या है, सेंट्रोसोम, प्लास्टिड, सेल वॉल। तो क्या होगा, याद रखें जो सेंट्रोसोम है इसका काम होता है क्या, सेल का डिवीज़न करना। तो अगर पूछे कि कौन केवल जानवर कोशिका में पाया जाएगा तो आंसर हमारा यहाँ पे ये सेंट्रोसोम सही हो जाता है, क्योंकि जो सेंट्रोसोम है ये केवल किस में पाया जाता है, जानवर में। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कौन केवल पादप कोशिका में पाया जाएगा, तो प्लास्टिड और सेल वॉल केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। प्लास्टिड का काम क्या चीज़ था, प्रकाश संश्लेषण करना। या फिर तीन तरीके का प्लास्टिड पढ़ाए थे, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट प्लांट में खाना का स्टोर कर रहा था, स्टोर फैट एंड स्टार्च, जबकि जो क्रोमोप्लास्ट था वह क्या कर रहा था, वह पेड़ पौधे को रंग बिरंगा बना रहा था। और क्लोरोप्लास्ट ये पत्ती को हरा कलर दे रहा था, जो कि क्या कर रहा था, प्रकाश संश्लेषण करने में मदद कर रहा था। तो यहाँ पे यही याद रखना है, कौन केवल पादप कोशिका में होगा, तो प्लास्टिड और सेल वॉल ये दोनों एनिमल में नहीं पाया जाएगा, जानवर में केवल प्लांट में पाया जाता है। सेल वॉल पढ़ा है ना कि सेल वॉल ना ही वायरस में पाया जाता है और ना ही एनिमल में। और अगर कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ दे कौन केवल जानवर कोशिका में पाया जाता है तो क्या बोलेंगे, सेंट्रोसोम। याद रखें सेंट्रोसोम है, क्रोमोजोम्स नहीं, क्रोमोजोम्स तो दोनों में पाया जाता है। सेंट्रोसोम शब्द और क्रोमोजोम शब्द ये दोनों अलग अलग है, दोनों का फंक्शन अलग है, एक में मिक्सअप ना करें। अब यहाँ पे देखो, ये बहुत ही क्या है, इम्पोर्टेंट स्लाइड है। ये पूरा रामायण कथा लिखा हुआ है इसमें। जितना हमने आपको सेल ऑर्गेनल पढ़ाया ना, जैसे राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, गोल्जी एपरेटस, फिर से एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जिसको ईयर बोलते हैं, फिर माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, वैक्यूल्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, यही सब तो सिर्फ पढ़ रहे हो। इसका पूरा का रिवीजन है
कि एक तरफ दिया है कोशिका का अंग और एक तरफ दिया है कि इस कोशिका के अंग का क्या फंक्शन है। चलो, जैसे पहला राइबोसोम्स, तो राइबोसोम्स का काम क्या है? प्रोटीन बनाना। फिर दूसरा है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स का काम क्या है? इसका सैक लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें एक डाइजेस्टिव एंजाइम बना रहता है और इस डाइजेस्टिव एंजाइम का निर्माण करता कौन है लाइसोसोम्स के लिए? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इस डाइजेस्टिव एंजाइम को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लेके जाता कौन है लाइसोसोम्स के पास? तो उसी का नाम है गोल्गी एपरेटस। फिलहाल एक ही काम याद रखना है कि लाइसोसोम्स के पास पाचक एंजाइम होता है, ठीक है। और लाइसोसोम्स का काम क्या है? साफ सफाई का काम करना। इसी कारण इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं। कोई सेल सार मर गया तो जो सेल के अंदर कोई ऑर्गेनल सार मर गया, कोई चीज़ खराब चीज़ जमा हो गया, उसको साफ सफाई कौन करता है? लाइसोसोम्स। सफाई कर्मचारी कौन है? लाइसोसोम्स। फिर गोल्गी एपरेटस का काम क्या है? तो ये ट्रैफिक पुलिस के तरह काम करता है। एक सामान को इधर से उधर ले जाता है, जैसे कि लाइसोसोम तक पाचक एंजाइम ले जाता है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाएगा। फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? तो ये दो तरीके का होता है, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये लाइसोसोम्स के लिए पाचक एंजाइम बनाएगा, और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो राइबोसोम्स पे चिपका भी रहेगा, प्रोटीन निर्माण में भी सहायक करेगा। एक होता है सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये लीवर में पाया जाता है और लीवर में शराब के असर को, ड्रग्स के असर को क्या करता है? डिटॉक्सिफाइंग, यानी कि लीवर में शराब और ड्रग्स के असर को क्या करता है? कम करता है, सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर एक है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में क्या याद रखना है कि इसमें रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन, और यहाँ पर क्या चलता है? क्रेब्स साइकिल चलता है। इसमें क्या होता है? पाइरुवेट का पूर्ण उपघटन होता है, इसको शक्ति देता है कोशिका प्रशिक्षण, शक्ति घर बोला जाता है कोशिका का, पावर हाउस ऑफ द सेल। और यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन मतलब सांस लेना, एरोबिक का मतलब बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में सांस लेना। सांस लेने वाला काम क्रेब्स साइकिल, पाइरुवेट का अपघटन और शक्ति देना सेल का, ये सब काम किसका है? माइटोकॉन्ड्रिया का। प्लास्टिड के बारे में क्या बताए थे? प्लास्टिड जो है ये प्रकाश संश्लेषण करने में मदद करता है प्लांट के अंदर, और इसी प्लांट में पाया जाने वाला अंग है। प्लांट सेल में इस तीन तरीके का होता है, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट के बारे में बताए थे, ये प्लांट के जड़ में पाया जाता है और ये रंगहीन प्लास्टिड है, इसका अपना कोई रंग नहीं होता है। ऐसे फिगर बना के बताए थे कि प्लांट के जड़ में जो प्लास्टिड पाया जाएगा उसी को क्या बोला जाएगा? ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट, एक सेकेंड, ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या है? तो फैट या प्रोटीन को स्टोर करके संचित करके रखता है प्लांट के अंदर। जबकि क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? पत्ती को हरा रंग देता है। जबकि क्रोमोप्लास्ट क्या करता था? फल फूलों को रंग देता था, हरा पीला। और ये प्लास्टिक का काम क्या है? प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस करना। को फिगर दिखाता हूँ मैं, पीछे स्लाइड में बताया था, इसी फिगर का उपयोग करके प्लास्टिड कौन कहाँ पाया जाता है, यही चीज़ है। फिर अब क्या है? वैक्यूल्स, जिसको रसधानी भी बोलते हैं हिंदी में, इसका काम क्या चीज़ था? अच्छा और ख़राब पदार्थ को स्टोर करके रखना। पादप कोशिका में यह टर्जिडिटी और रिजिडिटी देता था। एक कोशिकीय जीव में यह अतिरिक्त पानी और अवशिष्ट पानी को बाहर निकलता था, जो भी खराब पानी है अतिरिक्त है, एक कोशिकीय जीव में इसको बाहर निकालने का काम क्या चीज़ था? वैक्यूल्स का। और जितना भी अच्छा और ख़राब चीज़ है इसको स्टोर कौन रखता था? वैक्यूल्स। और पादप कोशिका में क्या देता था? टर्जिडिटी और रिजिडिटी। फिर एक बच गया सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। इस दोनों के बीच का अंतर भी बताए थे कि सेल वॉल क्या है? परमिएबल मेम्ब्रेन। परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब कुछ भी आए जाए, कोई दिक्कत नहीं, आदान प्रदान होते रहेगा सेल के अंदर, सेल के अंदर से बाहर, बाहर की ओर। और ये सेल को क्या करता था? सुरक्षा और आकार देता था। जबकि सेल मेम्ब्रेन क्या है? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब सेलेक्टिव चीज़ को सेल के अंदर क्या करेगा? आने देगा या फिर सेल से बाहर जाने देगा। तो पूछेगा परमिएबल मेम्ब्रेन कौन है? तो सेल वॉल। और सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कौन है? तो सेल मेम्ब्रेन। इसी में डिफ्यूजन होता था, एक ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन में क्या बताए थे
कि हाई सांद्रता वाले जगह से जो गैस है वो निम्न सांद्रता वाला जगह में आएगा, ये सेल मेम्ब्रेन में होता है। और ऑस्मोसिस में क्या बताए थे, उच्च सांद्रता वाला जगह से निम्न सांद्रता वाला जगह पे पानी आएगा, ये भी किस में होता है, डिफ्यूजन ऑस्मोसिस। तो सेल मेम्ब्रेन में ऊपर से नीचे पेज में उसी के ऊपर सवाल है, बना के देखो इसको। बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनल एंड देयर फंक्शन। मतलब एक जगह कोशिका का अंग दिया हुआ है और एक जगह उसका कार्य पूछ रहा है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, रेस्पिरेशन। तो बोलेंगे हाँ, इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन, क्रेब्स साइकिल और क्या होता है, पायरुवेट का अपघटन और शक्तिगृह बोलते हैं, ये सही है। क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस करेगा, हाँ। प्लास्टिड का भाग है तब प्रकाश संश्लेषण करेगा। राइबोसोम्स प्रोटीन का निर्माण करता है, हाँ। और उसके बाद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन, हाँ। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही तो राइबोसोम से चिपका रहेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, यही ए। दूसरा देखते हैं, ये वाले मान लें ऑप्शन क्यों नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो राइबोसोम्स, उसमें लिखा गया फोटोसिंथेसिस। राइबोसोम प्रकाश संश्लेषण थोड़ी करता है, राइबोसोम सब प्रोटीन का निर्माण करेगा। प्रकाश संश्लेषण कौन करता है, प्लास्टिड, जिसका 3 भाग रहता है, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। फिर ये वाला ऑप्शन क्यों सही नहीं है, बी वाला, तो खोजो। यहाँ पे लिखा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, प्रोटीन को बनाना। प्रोटीन को बनाने का काम इसका है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, किसका है, राइबोसोम्स का। तो ये भी गलत, तो आंसर कौन सही हो जाएगा, ये। तो ऐसा ही पूछेगा। इन्हें प्लस प्रोटीन से, ऐसा सवाल तो बना ही दिए, कौन किससे बना रहेगा, लिपिड पर प्रोटीन से कौन बना रहेगा, बताओ, सोच के बताओ। लिपिड और प्रोटीन से किसका निर्माण होता है, आरएनए और प्रोटीन से कौन बना रहेगा, आरएनए प्लस प्रोटीन से, तो राइबोसोम्स। प्लांट सेल में आरएनए कहाँ पर प्रेजेंट होगा, तो डायरेक्ट याद रखें कि हम बताए थे ना डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है, डीएनए, तो डीएनए प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में, लेकिन आरएनए है ये बहुत जगह प्रेजेंट होता है, और वो भी प्लांट सेल में। डायरेक्ट याद रखो कि अगर कोई प्लांट सेल है तो उसके अंदर आरएनए कहाँ कहाँ प्रेजेंट हो सकता है, न्यूक्लियस में भी, साइटोप्लाज्म में भी, माइटोकॉन्ड्रिया में भी, क्लोरोप्लास्ट में भी, राइबोसोम में भी, यानी कि सभी जगह न्यूक्लियस प्लांट सेल में प्रेजेंट होगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नहीं, इसमें होता है, इसमें होता है, इसमें होगा, इसमें होगा, लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नहीं। ध्यान से इसको याद करें। तो इसका आंसर क्या होगा, ये। प्लांट में आरएनए, प्लांट सेल में आरएनए इन सभी जगह मौजूद प्रेजेंट रहेगा। फिर एक इसी तरह याद कर लोगे कि प्लांट सेल में जो न्यूक्लियस होगा या फिर क्लोरोप्लास्ट होगा वह सेपरेटली मेम्ब्रेन होगा, उसका अपना अपना मेम्ब्रेन होगा। किसके पास खुद का डीएनए और राइबोसोम्स है, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड। किसके पास 2 चमड़ी है, तब माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और न्यूक्लियस, एमपीएन। याद कराए थे ना, ये तो हो ही गया। क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया इज एसोसिएटेड विथ मेम्ब्रेनियस वेहिकल्स, ये तो बता ही दिए थे। चलिए, तो यहाँ तक हमने सेल वॉल पूरा चैप्टर पढ़ा दिया है। अब आपका काम है कि इन सारे पार्ट को कईयों बार देखना, कॉपी में नोट्स बनाना, लेकिन एक चीज़ और बाकी रह गया है सेल में, एक चीज़ और बाकी रह गया है, ये कहाँ, कौन सबसे छोटा है, कौन सबसे बड़ा है, कौन कहाँ पाया जाएगा। पूछे कि सबसे छोटा कोशिका किसका है, तो बोलना माइकोप्लाज्मा का। सबसे बड़ी कोशिका किसका है, तो शुतुरमुर्ग के अंडे का। फिर पूछेगा मानव शरीर में सबसे छोटी का कोशिका कहाँ पाया जाएगा, तो स्पर्म में। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कहाँ पाया जाएगा, तो ओवम में। सबसे छोटी स्पर्म में, लड़का वाले में। सबसे बड़ी कोशिका लड़के वाले में, ओवम में। अब मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कहाँ पाया जाएगा, तो न्यूरॉन में, तंत्रिका तंत्र में। देखो न्यूरॉन का है स्ट्रक्चर, कितना बड़ा इसमें कोशिका पाया जाएगा, नीचे वाला ये। तो सबसे छोटी कोशिका किस में पाया जाएगा, माइकोप्लाज्मा में। सबसे बड़ी कोशिका किस में पाया जाता है, शुतुरमुर्ग के अंडे में। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन है, शुक्राणु।
मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन है? अंडाणु, जो लड़की वाला है। फिर से मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है? सबसे लंबा, बड़ा नहीं पूछ रहा है, सबसे लंबा। लंबा पूछे, सबसे लंबा कौन है? इसे क्या दिखाई पड़ रहा है? ये स्ट्रक्चर तो न्यूरॉन का। अब पूछ दे कि सबसे बड़ी कोशिका और सबसे छोटी कोशिका अंग कौन है? राइबोसोम्स, बताए थे ना, ये ऐसे डॉट 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 रहेगा। ये सबसे छोटा कोशिका अंग है राइबोसोम्स। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पूरा आपको सेल अब कंप्लीट हो गया। अब आपको क्या करना है, इसी वीडियो को 10 बार देखना है और नोट्स बनाना है, और साथ ही एक और वीडियो देखना है। वो है किसका? वो है सर का। आपको दिखाते हैं। आप क्या करेंगे, गूगल पे, ये यूट्यूब पे जाएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे। यहाँ पे सर्च करेंगे सेल स्टडी ट्यूब, सेल बाय स्टडी ट्यूब सर। और ये वाला जहाँ वीडियो आएगा इसको आप देख जाएं। आप मेरा वीडियो को 2 बार देखें, पहले ये वाली वीडियो देखें, फिर मेरा वीडियो को 2 बार देखें, पक्का आपको याद हो जाएगा। बाय, ऑल द बेस्ट। जय माता दी, जय माँ सरस्वती।